जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल Q1 TV और मैं हूं कमर इकबाल जतुर। ये कहानी है कराची के एक नौजवान की जो पुलिस में भर्ती हुआ और फिर कहलवाना तो उसे किलर चाहिए था मगर वो बन गया वो किंग। उसके हाथ सैकड़ों लोगों के खून से खून आलूद थे मगर वो कभी कातिल नहीं कहलवाया। उसने निहायत कीमती अराजी पर कब्जे करवाए मगर कभी कब्जा माफिया नहीं कहलवाया। वो 444 444 कत्ल करके सिर्फ एक मर्तबा गिरफ्तार हुआ मगर जेल फिर भी नहीं किया, बल्कि उसको कभी हथकड़ी भी नहीं लगी। अदालत उस्मा में पेश तो हुआ मगर उस दरवाजे से नहीं जिस दरवाजे से मुल्जिम जाते हैं, उस दरवाजे से जिस दरवाजे से जजेस हजरात जाते हैं। वो सर से पैर तक जराइम में डूबा हुआ था मगर ये सिस्टम उसे कभी काबू नहीं कर सका, बल्कि ये सिस्टम उसके ताबे था। वो कोई बादशाह नहीं था। आप समझ तो गए होंगे कि मैं किसके बारे में कह रहा हूँ। नहीं समझे तो फिर Q1 सब्सक्राइब करें और आपको बताता हूँ, आप हमारे साथ जुड़े रहें। उसका नाम था राव अनवार अली खान। जी हाँ, राव अनवार अली खान। कराची और सिंध पुलिस में एक हवा, एक दहशत की अलामत, जिसके हाथ पर 444 इंसानों का खून है। 1993 की बात है। कराची जल रहा था मगर उसके बावजूद फौज को वापस बुला लिया गया और चार्ज दे दिया गया सिंध पुलिस को। जिस तरह आजकल रावलपिंडी के ही एक राजा साहब जो हैं वो सिंध के IG हैं, उसी तरह ही उन दिनों जो रावलपिंडी में DIG पुलिस थे डॉक्टर शोएब सडर, उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के सबसे मोतमिद और करीबी पुलिस ऑफिसर थे। डॉक्टर शोएब सडर को उसका इंचार्ज बनाकर भेज दिया गया कराची, जिन्होंने आते ही शायद नहीं यकीनन फैसला किया कि खून के बदले खून, खून को खून से ही साफ किया जाएगा। मारूफ सहाफ़ी मज़हर अब्बास का कहना है कि उन दिनों ये तासुर बड़ा तकवीत पकड़ गया था कि दहशतगर्दों और ख़ास तौर पर MQM के जो टेरर हैं उनको अदालतों से सज़ा दिलवाना बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन तरीन है। इसलिए एक मीटिंग तलब की गई जिसमें उस वक्त के बाकी इदारे भी थे और IG अफजल शिगरी भी थे, जिसमें ये फैसला किया गया, पॉलिसी बनाई गई कि खून को खून से ही धोना है, गोली का जवाब गोली से ही देना है। मगर मज़हर अब्बास कहते हैं कि IG ने इसकी सख्त मुखालफत की मगर उनकी किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि फैसला कहीं से ऊपर से होकर आ चुका था। और फिर कराची में मिल गया लाइसेंस, किस चीज़ का? लाइसेंस टू किल। ये लाइसेंस टू किल सबको नहीं मिला था, ये लाइसेंस टू किल उस पुलिस वालों को मिला था जिन्होंने यस सर कहना है हर बात में, और उसमें राव अनवार नुमाया थे। कराची के इलाके राम स्वामी में एक राव बिरादरी के घर एक लड़का जो पैदा हुआ था वो 1981 में पुलिस में भर्ती हुआ और देखें कि एक साल में ही वो ASI बन गया। और क्या बात है कि ASI बनने के कुछ अर्से बाद उसको SHO बना दिया गया। कहाँ का? थाना जैक्सन का। और थाना जैक्सन जो है वो कराची का एक ऐसा बदनाम तरीन थाना है जहाँ पर अड्डे चलते हैं और जहाँ पर भत्ते मिलते हैं, और इसका इंचार्ज था राव अनवार अली। मज़हर अब्बास कहते हैं कि उस वक्त के SSP ने मेरे सामने राव अनवार को एक मौके पर कहा, अनवार सुनो, पुलिस में तरक्की का जीना, कारकर्दगी, परफॉर्मेंस हरगिज़ नहीं है। उन्होंने कहा सर तो फिर क्या? उन्होंने कहा ताबेदारी। और इस ताबेदारी के फ़िक्रे को राव अनवार ने पल्लू में बांध लिया और राव अनवार इंतहाई ताबेदार बच्चा बन गया। राव अनवार 4-5 साल FIA में भी रहा और उस वक्त क्योंकि तोती बोलता था अल्ताफ़ भाई का, तो किसी मीटिंग में राव अनवार भी मौजूद था। तो अल्ताफ़ भाई को पता चला कि ये अपना मुहाजिर बच्चा है, तो सुना यही गया कि उन्होंने उसे 90 की दावत दे डाली, जो कि राव अनवार ने कबूल कर ली और फिर राव अनवार 90 आने जाने लग गया। लोगों ने मुतअद्दिद मर्तबा देखा, मगर कल का किसको पता है? कल का किसी को पता नहीं है, हमें भी नहीं, आपको भी नहीं। और उस वक्त ना अल्ताफ़ हुसैन को पता था ना राव अनवार को कि ये जो बड़े बेहतरीन दोस्त बन चुके हैं ये कल के बदतरीन दुश्मन होंगे। और ऐसा वक्त
आ गया। 1989 में राव अनवर FIA को छोड़कर दोबारा पुलिस में आ गया तो उसे SHO शिप मिल गई, किसकी? थाना नॉर्थ नाज़िमाबाद। थाना नॉर्थ नाज़िमाबाद का इलाका जो है MQM का गढ़ शुमार किया जाता था। तो इसमें तो बड़ी खुशी हुई दोनों तरफ कि भी हमारा अपना मुहाजिर बच्चा आ गया, और मामलात उनके आपस में ठीक चल रहे थे, उनके कहने पर सब कुछ हो रहा था। और कुछ ही अर्से बाद एक दिन MQM के मेंबर कौमी असम्बली कंवर खालिद यूनुस साहब सुबह सवेरे वहाँ पर पहुँचे, जो एक वाक़या मशहूर है। वो पहुँचे, उन्हें कोई काम था जहाँ पर ख़ुद राव अनवर साहब ने उन्हें वेलकम कहा, और उन्हें सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने नाश्ता कराया, चाय पिलवाई। तो इसी दौरान ही एक निक्का थानेदार थाने में आया, जो कि कंवर खालिद यूनुस साहब उनसे किसी बात पर नाराज़ हुए, दोनों का आपस में उलझाव हुआ। उसने भी तुर्की बतुर्की जवाब दिया, और फिर कंवर खालिद यूनुस ने ASI को थप्पड़ जड़ दिया। बस फिर क्या था, फिर चिरागों में रोशनी ना रही, और राव अनवर की राजपूती बाहर आ गई। उन्होंने कंवर खालिद यूनुस साहब की वहाँ पर छितरोल भी की, और उन्हें हालात में बंद किया, और पर्चा भी दे दिया। बस फिर क्या था, राव अनवर और MQM में ठन गई। MQM समझती थी कि राव अनवर, चौधरी असलम, ज़ीशान काज़मी, तौफीक जाहिद और इस तरह के मुत्तहिद जो हैं पुलिस अफसरान, उन्होंने हमें ही सिर्फ टारगेट बना रखा है। हालात जैसे तैसे चलते रहे। कुछ ही अरसे बाद राव अनवर को वहाँ से हटाकर एक और थाने का इंचार्ज बना दिया गया, और वो भी एक तकड़ा थाना था, और वो थाना था थाना एयरपोर्ट। थाने एयरपोर्ट का SHO राव अनवर। कराची के एक और मारूफ सहाफ़ी अफजल नदीम डोगर कहते हैं कि राव अनवर एक हवा बन चुका था। वो ना तो बहादुर था, ना दलेर था, ना जुर्रतमंद था। उसका कहना था कि ये राव अनवर ना दलेर है, ना जुर्रतमंद, ना बहादुर, ना इसके ग्रास रूट्स लेवल पर लोगों के साथ ऐसे राब्ते हैं कि उसे मुखबरी हो और वो बंदे उठा ले। नहीं, उन्हें उसे ख़ास किस्म के लोग बंदे दे देते थे कि ये लो भाई, हमने सब कुछ पूछ पाछ लिया है, सब कुछ इंटेरोगेशन कर लिया है, सब कुछ निचोड़ लिया है, अब इसके पास कुछ नहीं, अब अपनी इसे फटकाओ और प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। अच्छा, जहाँ हम राव अनवर को यहाँ पर इतना डिस्कस कर रहे हैं, तो इससे मिलता जुलता एक किरदार हमारे ज़िला रहीम यार खां में भी रहा। वो किरदार था DPO रहीम यार खां चौधरी सुहेल ज़फ़र चट्टा का। सुहेल ज़फ़र चट्टा के दामन पर भी तकरीबन 500 इंसानों के खून के छींटे थे। अच्छा, वो इंसान क्रिमिनल थे या मासूम थे, फरमाइशी तौर पर कत्ल किए गए या हकीकी तौर पर उन्हें पार कर दिया गया, वो धरती पर बोझ थे या धरती का सिंगार थे, ये एक अलग बात है। मगर एक बात जो याद आ गई वो ये है कि ये सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब का ही वो फिक्रा था, यार इसे फ्राई कर दो, यार इसे हाफ फ्राई कर दो, मैं अंडा भेज रहा हूँ फुल फ्राई करके कल वसूल कर लेना, और एक अंडा जो है वो भेज रहा हूँ, इसे खुद ही हाफ फ्राई कर दो। तो ये उनका फिक्रा था जो कि इतना पॉपुलर हुआ कि आज पूरे मुल्क में जिनको भी पार किया जाता है उसके बारे में फ्राई, और जिसकी टांग में गोली मारी जाती है उसे हाफ फ्राई का वो स्लोगन दिया जाता है। खैर, ये कोड ही है। सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब पर भी स्टोरी करेंगे। हाँ, यहाँ याद आया ये हाफ फ्राई और फुल फ्राई से, मैंने ज़िला रहीम यार खां के ये एक पुलिस अफसर, एक शहनशाह मिजाज पुलिस अफसर से पूछा, हाँ सही ये हाफ फ्राई फुल फ्राई तो कुछ समझ गयूं, पर एक गाल दसो, ये जी को हाफ फ्राई करें दो इंदी सजी लाते गोली मरें दो, उनकी क्या वजह है? वहाँ के बच्चे जीवनी खैर है, खब्बी लाते अगर गोली मारूं तो अस्पताल पुजाऊं तो पहले मार वैसे बोला लेने के देने पड़ वैसे बोला हाफ फ्राई वाला फुल फ्राई थी वैसे ही सांगे उनकी सजी लाते गोली मरें दूँ अस्पताल पुज वजे सारी जिंदगी ठक ठक करे ना रहे, ताकि अपने जेरिया भी उन्दियां चुदकियां हैं समझ दो तुसा बस उनको बाज आ वने। वैसे मैं ॾिठमि कि काफ़ी हद तक जॾहिं ये फार्मूला तय थिया तो ज़िला रहीम यार खां अगवा बराए तावान दे वारदातें बड़ी कमी आई, बड़ी वाज़े तौर पर कमी आई। बल्कि मेरे को याद है कि सुहेल ज़फ़र चट्टा आदा कि तुसा जिथा मर्जी आवे कार खड़ी कर लियो, अगर तुम्हारी रहीम यार खां ज़िला रहीम यार खां दे कि तू कार जब वने तो सवेले कार मैं कौन गिनसो, ये इतना यानी कि उनको इतमाद आ। मगर इंदे कीते उनको शायद 500 बंदे मारने पे हैं, 500 बंदे को फ्राई करना पिया तो 500 बंदे को हाफ फ्राई करना पिया, ये भला ही अमन आया। अच्छा, हम रहीम यार खां से वापस कराची चलते हैं। 1995 की एक सर्द शाम, पुलिस के दर्जनों जवान गाड़ियों में मुसल्ला
एक इमारत को घेरे में लेते हैं। कहाँ? कराची के इलाके गार्डन में एक फ्लैट पर चढ़ते हैं, उसकी तलाशी लेते हैं। तलाशी के बाद उसको मतलूबा शख्स नहीं मिलता। पुलिस वापस नीचे आती है, एक कार खड़ी देखती है, वहाँ मौजूद चौकीदार से पूछती है कि बाबा खान इधर आओ, ये कार खड़ी है फारूक दादा की, तो फारूक कहाँ है? उन्होंने कहा सर ये फारूक दादा की कार नहीं है, ये किसी और साहब की है, वो जो जिस फ्लैट पर आप गए थे, फारूक दादा ऊपर वाले फ्लैट पर रहते हैं। और फिर पुलिस ऊपर चली गई और फारूक दादा जो कराची में MQM का एक सबसे बड़ा ख़तरनाक टेरर था, जिसके हाथों भी कई खून हो चुके थे, वो भी एक कराची का एक दहशत की अलामत समझा जाता था। फारूक दादा को जिस पुलिस पार्टी ने काबू किया, उसकी सरबराही राव अनवार कर रहे थे। और फिर कुछ ही दिनों बाद पता चला कि फारूक दादा अपने 3 साथियों समेत पुलिस मुकाबले में मारा गया है, और उसका क्रेडिट गोज टू राव अनवार अली खान। उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अफजल नदीम ठोकर कहते हैं कि इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद भी अगर आज भी फारूक दादा की इन्वेस्टिगेशन सही माने पर कराई जाए तो तमाम शवाहिद दस्तयाब हैं, जिन शवाहिद की रोशनी में राव अनवार ही गिरफ्त में आएगा फारूक दादा के कत्ल में। मगर MQM ने उसकी परसू इसीलिए नहीं की थी कि एक तो वो मकामी लोगों का भी कातिल था, उसके सर की कीमत भी थी, और उसके हाथ बहुत सारे खून से रंगे हुए थे, इसीलिए MQM भी खामोश साध ली। अभी फारूक दादा की मौत का गम MQM नहीं भूली थी कि फ़हीम कमांडो राव अनवार के हत्थे चढ़ गया और राव अनवार ने उसे पार कर दिया। मज़ार अब्बास कहते हैं कि मुझे राव अनवार ने खुद बताया कि जब फ़हीम कमांडो ने मुझे देखा गिरफ्तारी के दौरान, तो उसने कहा मुझे पता है राव तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, मगर राव तुम मुहाजिर बच्चे हो, एक बात का ख्याल रखना, गोली मेरी पीठ में ना मारना, गोली मेरे सीने में मारना। और राव अनवार ने ऐसा ही किया, उसकी बात पर अमल किया, गोली उसके सीने में मारी। बहरहाल हमने राव अनवार पर जितनी रिसर्च की है उसके मुताबिक मैं कह सकता हूँ कि 90 से शुरू होने वाले राव अनवार का अरूज 90 की दहाई ख़त्म हुई। जब 2000 आया तो राव अनवार का ज़वाल शुरू हो गया, क्योंकि फिर परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत आ गई, और जब परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत आई तो आपको पता है कि MQM को दोबारा ज़िंदगी मिल गई। परवेज़ मुशर्रफ ने अपने आप को साबित किया कि मैं मुहाजिर बच्चा हूँ, तो मुहाजिर बच्चे को मुहाजिर बच्चों ने बड़ी जल्दी से कबूल कर लिया। MQM को वजारतें भी मिल गईं और MQM को एक दफ़ा फिर पूरी हवा मिल गई, और उसकी वजह से जितने भी ऐसे पुलिस अफसरान थे जिन्होंने MQM के दहशतगर्दों को या मासूम लोगों को मारा था, उनको कराची से हटा दिया गया। मगर राव अनवार सिंध के किसी और इलाके में नहीं गए। राव अनवार जिनका बहादुर बच्चा था, उन्होंने उसे बलूचिस्तान भेज दिया, और वो बड़े आराम से उन्होंने बलूचिस्तान में अपना वक्त गुजारा। 2008 में दोबारा पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई तो राव अनवार भी बलूचिस्तान से वापस सिंध आ गया। और तरक्की का जो सफ़र साल में तय होता है, राव अनवार ने उसे बड़े कलील अरसे में तय किया, और फिर राव अनवार बन गए SSP। उनको कहाँ का चार्ज दिया गया? SSP मलीर। जी हाँ, जब वो SSP मलीर बन गए तो उन्होंने वहाँ पर खुल खेला, बड़े चौके छक्के लगाए, क्योंकि वहाँ पर ज़मीनों पर कब्ज़े करने के बहुत ज़्यादा मौके थे। इसी असना में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की जो JIT बनी थी, उसमें राव अनवार भी एक JIT का मेंबर था। JIT ने जब अपनी रिपोर्ट मुरतब कर ली तो राव अनवार वो वाहिद बंदा था जिसने बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की जो JIT रिपोर्ट थी उस पर दस्तखत नहीं किए। आसिफ अली जरदारी ने उसे ऐवान सदर में बुलाया और पूछा कि तुमने दस्तखत क्यों नहीं किए? तो उसने बताया कि मैं रहमान मलिक को शामिल तफ्तीश करना चाहता हूँ। उसने कहा क्यों? उसने कहा सिक्योरिटी का इंचार्ज रहमान मलिक था, वो शामिल तफ्तीश होगा। और सबसे अहम बात यह है कि रहमान मलिक के पास मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का मोबाइल फ़ोन है जो उनके ज़ेर इस्तेमाल रहता था, वो बारहा मांगने के बावजूद उसने आज तक नहीं दिया। तो फिर आसिफ अली जरदारी ने कहा तुम्हें खुली छूट है, उसे बुलाओ और उससे पूछो। मगर रहमान मलिक आज तक JIT के सामने पेश नहीं हुआ।
कराची वालों के जहन में राव अनवार का कोई अगर कोई पॉजिटिव किरदार है तो वो एक ही है जिसको कराची वाले समझते हैं कि ये राव अनवार का एहसान है। उसकी वजह यह है कि जब अफ़गानिस्तान के लोग जो कराची में सोराब गोट के साथ कटी पहाड़ी के साथ उन्होंने एक अपना बेस कैंप बनाया हुआ था, वहाँ पर वो रिहाइश पजीर थे अपनी खैमा बस्ती में, तो वहाँ से गुजरने वाले लोगों को वो लूटते थे, बल्कि औरतों को, ख़वातीन को उठाकर उनकी आबरू रेज़ी करते थे, जिसकी कराची वालों को बड़ी शदीद तकलीफ़ थी। फिर आखिरकार उसे राव अनवार के ज़िम्मे ये काम लगाया गया और वो 17 लोग थे जो इसमें मुलव्वस थे, और 17 में से 14 लोगों को राव अनवार ने भड़का दिया। एहलियान कराची उस दिन पहला मर्तबा था कि राव अनवार को कंधों पर बिठाकर नारे मार रहे थे और उसके बारे में बहुत अच्छे कलमात कह रहे थे। कराची वाले कहते हैं कि राव अनवार का यही बस हमारे ऊपर एहसान है कि उसने इन अफ़गानिस्तान के लोगों से, इन कातलों से, इन जानियों से हमारी जान छुड़ाई है। अफजल नदीम डोगर कहते हैं कि राव अनवार ने मुतअद्दिद हमले फ़र्ज़ी तौर पर भी अपने ऊपर कराए, अपने आप को पॉपुलर बनाने के लिए या मज़ीद सिक्योरिटी लेने के लिए, मगर वो अफजल नदीम डोगर कहते हैं कि एक हमला जो है जिसमें बख्तरबंद गाड़ी पर अटैक हुआ था, वो हमला सही हमला था और उसमें 5 दहशतगर्द टीटीपी के मारे भी गए थे। फिर वक्त का पहिया उल्टा चलना शुरू हो गया। 2018 जनवरी की सर्द रात जब एक वाक़या राव अनवार पर कहर बनकर टूटा, और वो वाक़या था नकीबुल्लाह महसूद की अलमनाक मौत, नकीबुल्लाह महसूद का कत्ल। जी हाँ, आपको यकीनन याद होगा, नकीबुल्लाह महसूद एक नौजवान, एक वजी मर्द, खूबसूरत लंबा तिरंगा नौजवान, सोशल मीडिया पर लाखों उसके फॉलोअर्स, और एक दिन सोराब गोट के एक होटल पर नकीबुल्लाह महसूद, उसका एक साथी हज़रत अली और कासिम बैठे थे। पुलिस उसे उठाकर ले गई। 3 दिन तक उसका कोई पता नहीं चला। 3 दिन के बाद पुलिस ने हज़रत अली को और कासिम को छोड़ दिया। वो वापस आए, उन्होंने सोराब गोट पर उसके वर्सा को बताया कि वो फलां थाने में मौजूद है। जब उसके वर्सा वहाँ पहुँचे तो पता चला कि नकीबुल्लाह महसूद ऊपर से मुराद ऊपर बिल्डिंग में राव अनवार था, उसके पास है, मगर उसके वर्सा को नकीबुल्लाह महसूद के पास नहीं पहुँचने दिया गया। और फिर खबर आई कि नकीबुल्लाह महसूद को मावराए अदालत कत्ल कर दिया गया है। ये कत्ल राव अनवार की ज़िंदगी का आखिरी कत्ल साबित हुआ। नाज़रीन, आखिरी कत्ल। उसके बाद मैं नहीं समझता कि राव अनवार ने किसी और इंसान का कत्ल किया होगा। नकीबुल्लाह महसूद के वर्सा ने पूरे मुल्क में पख्तून बिरादरी ने धरने दे दिए, और फिर एक JIT बनी जिसके सरबराह थे सनाउल्लाह अब्बासी DIG। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि नकीबुल्लाह महसूद बेगुनाह है, वो कतन दहशतगर्द नहीं था, जबकि राव अनवार ने उसे बहुत बड़ा तहरीक तालिबान का दहशतगर्द बताया था। और फिर ना किसी से डरने वाला, ना किसी से दबने वाला, दलेर, जुर्रतमंद, बहादुर दहशतगर्दों का कातिल गायब हो गया, सिरे से नजर ही नहीं आया। पूरे मुल्क में, पूरे मुल्क की पुलिस उसे ढूंढ रही है, मगर राव अनवार का कोई पता नहीं। यकीनन वो किसी बड़ी महफूज पनाहगाह में होगा। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें दिखाया गया कि राव अनवार इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बाहर फरार होने की तैयारी कर रहा था, मगर अल्लाह जाने FIA पर उस वक्त कोई ऐसा नौजवान अफिसर खड़ा था जिसने उसे आगे नहीं जाना दिया और उसे त्यारे में सवार नहीं होने दिया और हिरासत में ले लिया गया। वो उसे फिर अदालत में पेश होना पड़ा। ठहरिए, ये क्या आपके जहन में आया है कि राव अनवार को हथकड़ी लगी होगी, 2 पुलिस वाले उसके आगे होंगे, 2 पीछे होंगे और उसको घसीट कर अदालत की तरफ ला रहे होंगे? नो 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 नो। राव अनवार पूरी सज्जत के साथ आया। वो मुल्ज़िमों वाले गेट से ही नहीं आया, वो इस दरवाजे से अदालत उज़्मा में दाखिल हुआ जिस अदालत से जजेस हज़रात आते हैं। ये देख लें आप, राव अनवार की ताकत देख लें, उसका असर सुख देख लें। राव अनवार अदालत में पेश होता है, समाअत होती है, आखिरकार अदालत मजबूर हो जाती है कि इसे जेल भेज दिया जाए।
جی ہاں، اسے جیل بھیجنے کے احکامات صادر ہوتے ہیں، مگر یہ کیا، قربان جائیں اس نظام پر، قربان جائیں اس سسٹم پر کہ رونوار کو جیل نہیں بھیجا گیا، رونوار کو پھر اس کے گھر میں سب جیل قرار دے کر اسے پھر آرام سے سلا دیا گیا۔ اس عدالت میں رونوار پر 444 افراد کا ماورائے عدالت قتل کا الزام لگایا گیا، مگر وکلا کے پاس قتل ہونے والے لوگوں کے کوئی ثبوت نہیں تھے، جس کی وجہ سے بس وہ نقیب اللہ محسود والے معاملے کی وجہ سے وہ جیل گیا۔ یہاں مجھے کہنے دیجیے گا، جب کیمرے کی آنکھ سب دیکھ رہی ہو، مائک کان لگا کر سب سن رہے ہو، اس کے باوجود نہ کیمرہ کچھ دکھا سکے نہ مائک کچھ بلا سکے، تو پھر رونوار تو بڑی چیز ہے۔ بڑے چھوٹے چھوٹے رونوار بھی پیدا ہو جاتے ہیں اس معاشرے میں، ہم بعض اوقات مجبور ہو جاتے ہیں، نہ کچھ دکھا سکتے ہیں، نہ کہہ سکتے ہیں، نہ کہلوا سکتے ہیں۔ ایک اور بات بھی کہنے دیجیے گا کہ ایک ورکنگ جرنلسٹ کے خبر کے ذرائع، جن میں پولیس سر فہرست ہوتی ہے اور دیگر کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ رابطے بڑے مؤثر ہوتے ہیں خبر نکالنے کے لیے، کیونکہ خبر بڑی مستند مل جاتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خبر کے حصول کے لیے ان عناصر کے ہاتھوں استعمال ہوں، ان کے اعلی کار بن جائیں، وہ آپ کو استعمال کریں، آپ کو سورس کہیں اپنا، اور آپ اپنے بڑے فخر سے لوگوں کے سامنے بتائیں گے، آپ کو پتہ ہے میں ان کا سورس ہوں۔ نہیں، آپ پھر صحافی نہیں ہیں، آپ پھر بس مخبر ہیں، آپ پھر ٹاؤٹ ہیں، صحافی اور بات ہوتی ہے۔ خیر، بات بہت طویل ہو گئی ہے، یہ باتیں اپنی جگہ، میں سم اپ کرتا ہوں اس بات کو کہ رونوار کو عدالت نے بری الذمہ قرار دے دیا۔ رونوار جو گھر میں موجود تھے اس سے بھی وہ آزاد ہو گئے، اب وہ ریٹائر ہو گئے، اور اس وقت کہاں ہیں؟ اس وقت بھی وہ ملیر میں ہیں، اور ملیر کے وہ اس وقت بھی بے تاج بادشاہ ہیں۔ آپ کو علم ہونا چاہیے اب بھی ان کے کہنے پہ بہت کچھ ہو رہا ہے، مگر ٹھہریے، جو بندہ کہتا تھا کہ رونوار بڑا بہادر بچہ ہے، آصف علی زرداری، اب جو کچھ وہ پول کھول رہا ہے ان کے، تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ وہ کس کا بہادر بچہ ہے۔ وہ زرداری کا بہادر بچہ نہیں تھا، وہ جن کا تھا وہ اب بھی اس پر ہاتھ رکھتے ہیں حضور، اور اس مخلوق کے بچوں کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جو کچھ بھی ہوگا یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، یوم حساب پر ہوگا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بہت شکریہ، آپ نے میری اتنی طویل پوڈ کاسٹ سنی اور دیکھی۔ انشاءاللہ اگلی کسی اور موضوع پر پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ، والسلام۔